Hello, everyone. Welcome to the fourth and the last episode of 100 Minutes to CR. I, Pankaj Godwani, welcome you all to the YouTube channel of Legal Edge. So, अभी तक हमने तीन सेशंस जो कवर किए थे 100 Minutes to CR में वो कौन कौन से टॉपिक्स थे? Conclusions and inferences, assumptions, strength and weaken, flaws and paradoxes. अब आज का जो ये टॉपिक है आज का जो ये सेशन है यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इवेल्युएट पैरेलल एंड बोल्ड फेस आर्गुमेंट्स दीज आर लास्ट थ्री ऑफ द 10 टॉपिक्स दैट आर सपोज्ड टू बी डिस्कस्ड सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले ये जो टॉपिक्स है हम लोग कवर कर चुके हैं एंड हम लोग आज फाइनल चैप्टर पे हैं सो देखते हैं इवेल्युएट द आर्ग्यूमेंट क्या होता है अब देखिए इवेल्युएट की अगर बात करें तो इवेल्युएशन में आपको करना क्या होता है आपका रोल ना उस आर्ग्यूमेंट को गलत प्रूव करना ना उसको सही प्रूव करना यू आर ऑन नोबडी साइड ठीक है आपको बस इस आर्ग्यूमेंट में ऐसी इंफॉर्मेशन ढूंढनी है जो हो सकता है इस आर्ग्यूमेंट का पूरा डायरेक्शन ही चेंज कर दे वो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता चल जाए तो आप कह सकते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सही है वो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता चल जाए तो आप बोल सकते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट गलत है राइट आप किसी को गलत प्रूव नहीं करेंगे किसी को सही प्रूव नहीं करेंगे इट्स जस्ट दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई वन पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो उसके कंक्लूजन को हर्ट कर सकती है लेट्स सी you're not on anyone's side मैंने आपको बताया you're just trying to figure out whether conclusion is true or not ठीक है एंड व्हाट एविडेंस यू विश यू हैड कौन सा एविडेंस आपका आप सोचते हो आपके पास होना चाहिए था जिसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि ये इंफॉर्मेशन सही है या फिर गलत है एंड द करेक्ट ऑप्शन विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट कैन हेल्प और हर्ट द कंक्लूजन मतलब वो इंफॉर्मेशन अगर सही है तो कंक्लूजन सही होगा वो इंफॉर्मेशन अगर गलत है तो कंक्लूजन गलत होगा ठीक है एंड द इंफॉर्मेशन दैट वी लुक फॉर टू इवैल्यूएट द आर्गुमेंट इज यूजुअली सम अजम्पशन ये बात ध्यान से समझिएगा जो इंफॉर्मेशन हम लोग इवैल्यूएशन में ढूंढते हैं वो कुछ अजम्पशन की तरह काम करती है जैसे हमने फ्लॉज में पढ़ा था फ्लॉ इज अ बैड अजम्पशन यहाँ पे वही अजम्पशन जो है आपको आई मीन जो भी आप क्वेश्चन जो भी ऑप्शन होगा वो उस पर्टिकुलर अजम्पशन को अपील कर रहा होगा सो लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन ये रहा आपके सामने अब ये क्या बोल रहा है Education Ministry in Phuket has introduced a legal requirement that teacher-student ratio in government-funded schools not exceed a certain limit. अब जो फुकेत की एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसने एक लीगल रिक्वायरमेंट डाला कि जो गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स हैं जो गवर्नमेंट फंड से चलते हैं उसमें टीचर स्टूडेंट का जो रेशियो है एक पर्टिकुलर लिमिट के बियॉन्ड नहीं जा सकता ऐसा नहीं हो सकता कि आप नंबर ऑफ टीचर्स कम रखें एंड स्टूडेंट्स ज्यादा हो जाएं so ratio cannot go beyond a particular limit all children in Phuket are entitled to education free of charge in these schools and सारे के सारे क्योंकि ये गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स हैं तो सारे के सारे बच्चों को एंटाइटलमेंट है राइट है टू फ्री एजुकेशन एंड व्हेन रिसेशन अकर्स एवरेज इनकम्स फॉल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एनरोल्ड इन गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स टेंड टू इंक्रीज और जब रिसेशन आता है तो गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स में जो बच्चों का एनरोलमेंट है वो बढ़ जाता है therefore though most employment opportunities contract and economic recessions getting a teaching job in Phuket's government funded school will not be made more difficult by recession होता है तो यूजुअली जॉब्स चली जाती है इनकम्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है लेकिन गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स में टीचिंग जॉब जो है मिलना रिसेशन की वजह से मुश्किल नहीं होगी देखो उसने क्या बोला कि गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स जो हैं उसमें टीचर स्टूडेंट रेशियो एक पर्टिकुलर लिमिट के बियॉन्ड नहीं जा सकता एंड फिर उसने बोला कि रिसेशन में दूसरी जॉब्स जा सकती हैं लेकिन टीचिंग जॉब्स गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स में अवेलेबल रहेंगी उनको पाना मुश्किल नहीं होगा रिसेशन की वजह से सो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन इन ऑर्डर टू इवेल्युएट द आर्ग्यूमेंट तो सबसे पहले यू नीड टू आइडेंटिफाई कि ऑथर ने कंक्लूड क्या किया ऑथर ने बोला कि क्योंकि टीचर स्टूडेंट रेशियो एक पर्टिकुलर लिमिट के बियॉन्ड नहीं जा सकता तो यानी कि इसीलिए गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स में टीचिंग जॉब मिलना मुश्किल नहीं होगा रिसेशन की वजह से तो बीच का अजम्पशन जो है वो क्या मिसिंग है कि भाई क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है रिसेशन के टाइम पे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली जो फैकल्टी का जो अपॉइंटमेंट है वो भी बढ़ना चाहिए बिकॉज
जो टीचिंग आई मीन टीचर स्टूडेंट रेशियो है, इट कैन नॉट गो बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट। सो देखो, यही पर्टिकुलर अजम्पशन यहाँ पे वर्क कर रही है। तो हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, वेदर इन फुकेट देयर आर एनी schools not funded by government that offer children education free of charge। अब ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। इनकरेक्ट ऑप्शन क्यों है? क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स की बात कर रहे हैं, एंड ये ऑप्शन बात कर रहा है प्राइवेट स्कूल्स की जो फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो एनीवे इट इज नॉट इवन पॉइंट ऑफ डिस्कशन, ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन भी नहीं है। Whether number of qualified applicants for teaching position in government funded schools increases significantly during economic recession। अब ये हमारे assumption से बिल्कुल मैच करता हुआ ऑप्शन है। उसने क्या बोला था कि टीचर स्टूडेंट रेशियो जो है वो एक पर्टिकुलर लिमिट के बियॉन्ड नहीं जा सकता, और रिसेशन में बहुत सारे बच्चे एनरोल हो जाते हैं बिकॉज इनकम जो है फॉल होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। सो काफी सारे स्टूडेंट्स जो है गवर्नमेंट स्कूल्स, काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोल करवा लेते हैं। तो डेफिनेटली वहां पे फिर फैकल्टी का भी तो एनरोल आई मीन फैकल्टी अपॉइंटमेंट भी तो बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो फैकल्टी भी हमें बढ़ाने पड़ेंगे, तभी तो जाके ये टीचर स्टूडेंट रेशियो जो है वो मेंटेन हो पाएगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज बॉय। व्हाई नॉट सी? What proportion of Phuket's workers currently hold jobs as teachers in government funded schools? कि अभी कितना कितने टीचर्स जो है वो गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स में वर्क करते हैं, बट हाउ डज इट मैटर? ये कैसे मैटर करता है? हो सकता है अभी 10% करते हो, या हो सकता है अभी 90% टीचर्स जो है वो करते हो। तो और टीचर्स जो है हमको अपॉइंट करने ही पड़ेंगे अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो। सो एनीवे ये ओवरऑल आर्ग्यूमेंट पे कोई इंपैक्ट नहीं डाल रहा। एंड लास्ट वाला, वेदर इन द पास्ट a number of government funded schools in Phuket have had student teacher ratio well in excess of the new limit। क्या पहले टीचर स्टूडेंट रेशियो अभी जो लिमिट हमने डिसाइड किया उससे ज्यादा था क्या? अगर इसका आंसर हाँ है तो भी क्या फर्क पड़ता है, और अगर इसका आंसर ना है तो भी क्या फर्क फर्क पड़ता है? क्योंकि पहले ज्यादा था, ठीक है, अब नए एक नया लीगल रिक्वायरमेंट आया है। तो पहले अगर आंसर पहले का आंसर हाँ है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले का आंसर ना है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सो एनीवे दिस डजंट इम्पैक्ट द आर्ग्यूमेंट एट ऑल। द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज बॉय। आई होप आपको ये समझ में आया। सो बी वॉज योर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैरेलल रीजनिंग। सो इवेल्युएट द आर्गुमेंट आपको समझ में आया। वी नीड टू लुक फॉर सम अजम्पशन, एंड वही अजम्पशन जो है हमारा कहीं ना कहीं पे आंसर ऑप्शन से रिलेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज पैरेलल रीजनिंग। अब पैरेलल रीजनिंग क्या होता है यार? आपको है ना एक एनालॉगस आर्गुमेंट ढूंढना होता है। एनालॉगस आर्गुमेंट जो है वो जैसा आपके पास आर्गुमेंट आया है एग्जैक्टली उसी टॉपिक से रिलेटेड शायद ना हो, किसी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड हो, बट you have to look for an option that has same word for word argument। ठीक है, मे बी टॉपिक डिफरेंट होगा। ऊपर टॉपिक जो है शायद पोल्यूशन के बारे में बात कर रहा होगा, नीचे जो करेक्ट ऑप्शन है वो शायद एनिमल्स के बारे में बात कर रहा होगा, बट द स्ट्रक्चर यू हैव टू लुक फॉर सच ऑप्शन वेयर द डिजाइन इज सेम, word for word same। So rather than trying to, यहाँ पे क्या है, the correct answer will be analogous in reasoning but not necessarily in topic शायद different हो सकता है। rather than trying to predict the answer word for word, focus on predicting which characteristic of the argument will be repeated। So you need to you need to look at the design of the argument कि कौन सा I mean इस argument का डिजाइन कैसा है, exactly वैसा ही argument आपको ढूंढना है। एक चीज हमने फ्लॉज पढ़े थे, तो कभी कभार क्या होता है कि जो आपके पास आर्ग्यूमेंट आता है क्वेश्चन में, इट्स अ फ्लॉड आर्ग्यूमेंट। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो भी कैसा होगा? फ्लॉड होना चाहिए। क्यों? बिकॉज आपको सेम डिजाइन को देखना है कि कहां पे रिपीट हो रहा है, एंड वही आपका आंसर बनने वाला है। सो रादर देन ट्राइंग टू प्रेडिक्ट द आंसर वर्ड फॉर वर्ड, फोकस ऑन प्रेडिक्टिंग विच कैरेक्टरिस्टिक मेनली मीन्स डिजाइन of the argument will be repeated in the correct answer। Understand how argument works, identify its conclusion, premises as well as its validity। Validity का मतलब exactly ये कि जो हमको argument question में दे रखा है, क्या वो argument flawless है या flawed है? अगर flawless है तो जो ऑप्शन में फ्लॉ होगा वो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। आपको तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें कोई फ्लॉ नहीं हो एंड डिजाइन सेम हो। अगर
आर्ग्यूमेंट फ्लॉड है, क्वेश्चन में जो आपको आर्ग्यूमेंट दे रखा है अगर वो फ्लॉड है, तो आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहां पे वही सेम फ्लॉ एग्जिस्ट करता हो। अब वही सेम फ्लॉ एग्जिस्ट करता है ये हमें ढूंढना है, तो क्या करें? यूज एज बीज एंड सीज। ये एज बीज एंड सीज क्या होते हैं मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। सो बेसिकली हम लोग एबीसीज को यूज करके एन आर्ग्यूमेंट का डिजाइन जो है वो पता कर सकते हैं। सो लेट्स लुक एट हाउ वी कैन यूज एबीसीज। नाउ ये एक आर्ग्यूमेंट है आपके सामने, ठीक है? ये क्या बोल रहा है? आवर प्रॉफिट्स माइट ड्रॉप। If they drop, we must buy more advertising और cut costs। हमारे प्रॉफिट्स जो हैं वो शायद ड्रॉप हो जाए। अगर वो ड्रॉप होते हैं तो हमें और एडवर्टीजमेंट करना चाहिए या फिर कॉस्ट कटिंग करनी चाहिए। वी हैव ऑलरेडी कट कॉस्ट एज मच एज पॉसिबल। हम लोग ऑलरेडी कॉस्ट जो है वो कट कर चुके हैं जितना पॉसिबल था। सो इफ प्रॉफिट्स ड्रॉप वी मस्ट बाय मोर एडवर्टीजमेंट। सो अगर प्रॉफिट्स ड्रॉप होते हैं तो हमें और एडवर्टाइजिंग बाय करनी चाहिए, ठीक है? अब इसको एबीसी में हम लोग ब्रेक करते हैं। और प्रॉफिट्स माइट ड्रॉप, ए माइट हैपन। इफ ए हैपेंस वी मस्ट डू आइदर बी और सी, ठीक है? ए हो सकता है, एंड अगर ए हुआ तो we have to do either B or C. C has already been done. So if A happens, we must do B. समझ में आया कि अगर A होता है तो we have two options, B and C. C already हो चुका है तो इसलिए अगर A होता है then we need to go for B. Is that clear? समझ में आया? तो डिजाइन जो है वो आप एबीसीज यूज करके आर्ग्यूमेंट के डिजाइन जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो, एंड ऐसा ही डिजाइन आपको ऑप्शन में भी ढूंढना है। सो अगर ये वाला जो पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट आपको फ्लॉ लग रहा है, यहाँ पे कुछ फ्लॉ है, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो भी फ्लॉड ही रहने वाला है। सो इसका इसी तरीके का एक एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो क्या है? माई फोन माइट डाई विच इज ए। लुक एट दिस, माई फोन माइट डाई विच इज ए। इफ इट डज, वाकई में अगर ए होता है, आई मस्ट हिच हाइक। व्हाट इज हिच हाइक? बेसिकली हाथ दिखा के गाड़ी रोकना एंड यू नो किसी से सवारी मांगना, दैट्स कॉल्ड हिच हाइक। माई फोन माइट डाई, इफ इट डज आई मस्ट हिच हाइक और वॉक। या तो मैं किसी की हेल्प लेके एंड आगे जाऊं या फिर वॉक करूं। आई एम नॉट गोइंग टू हिच हाइक, मैं हिच हाइक तो नहीं करने वाला। सो इफ माई फोन डाइज आई मस्ट वॉक। Simple. So if A happens, I have two options, B and C. I'm not going to do B, so if A happens, I might do C. It's same as the above argument. ठीक है? So आपको तो बस वहां पे डिजाइन देखना है, एंड आपको अगर सेम डिजाइन मिल गया तो आपको उसे मार्क कर देना है। बस ये देखना है कि ऊपर वाला जो आर्ग्यूमेंट है उसकी वैलिडिटी चेक कर लेना, क्या वो फ्लॉलेस है या फिर वो फ्लॉड है। आगे देखते हैं। I have this example for all of you. Now look at it. All sharks have fins. All dolphins have fins. Therefore, they are similar. All sharks, all A's have C's. All B's have C's. All sharks, so shark is A and dolphin is B. And fin जो है यहाँ पे C है, ठीक है? So all A's have C, all B's have C. Therefore, A and B are similar. I hope आपको ये समझ में आया। So डिजाइन हमने यहाँ पे समझा। अब देखते हैं। Sharks and dolphins are similar, however, they have many differences. ये दोनों similar है, लेकिन इन दोनों में बहुत सारे differences भी हैं। But then ये A have C, B have C, ऐसा तो कुछ follow कर ही नहीं रहा। So it's not gonna be your answer. ठीक है? Next, all sharks have teeth. All sharks have teeth, right? All A have C's. ठीक है? All A's have C's. Dolphins are similar to sharks. Therefore, they must have teeth. Dolphins जो हैं, they are similar to shark. So A is equals to B. But अगर आप देखें तो premise number 1 था A has C and premise number 2 था B has C. लेकिन यहाँ पे premise number 1 है A has C and premise number 2 जो है A is equal to B. तो क्या ये आपका आंसर हो सकता है क्या?
दिस कैन बी अ क्लोज ऑप्शन, लेकिन यहां पे ये आपका आंसर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, बैट्स एंड ईगल्स मस्ट बी सिमिलर because every bat has wings. So A has C, and so does every eagle. B has C. Therefore, A and B are similar. So यहाँ पे exactly आपको same type of reasoning मिल रही है. The correct answer will be option C. Why not D? All dogs have eyes, all cats have eyes. But conclusion तो दो, all dogs are cats. ऐसा कुछ कहो तो सही, तो ऐसा तो कुछ कहा हुआ ही नहीं है, तो ऑप्शन इनकम्प्लीट है। द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आया। सो यूज एज बीज एंड सीज टू आइडेंटिफाई द डिजाइन ऑफ द स्ट्रक्चर, एंड वैसा का वैसा डिजाइन आप अगर ऑप्शंस में देखते हैं, इट शुड बी वेरी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई द आंसर। नेक्स्ट, ये तो हो गया। हम लोग देखते हैं, इट हैज बीन साइंटिफिकली एस्टैब्लिश्ड दैट ऑल डॉग्स bark। साइंटिफिकली ये एस्टैब्लिश किया जा चुका है दैट ऑल डॉग्स bark। सो डॉग्स दे bark, ठीक है, डॉग्स दे bark। एज अ रिजल्ट एनी एनिमल barks इज अ डॉग। अगर कोई बार्क करता है तो वो डॉग होगा। सो इफ अ पर्सन हियर्स एनी एनिमल bark, अब देखो यहाँ पे इसकी वैलिडिटी चेक करते हैं। वैलिडिटी चेक करने का मतलब क्या, यहाँ पे कुछ फ्लॉ है क्या? डेफिनेटली एक फ्लॉ है। क्यों? डॉग्स बार्क करते हैं, इट डजंट मीन जो बार्क करेगा वो डॉग ही होगा। हमने बचपन में पढ़ा दैट डॉग्स बार्क, बट डू यू नो व्हाट, इवन वुल्व्स समटाइम्स बार्क। वुल्व्स हाउल बट दे आल्सो बार्क। सो जो बार्क करेगा जरूरी है कि वो डॉग ही हो? तो यहाँ पे इसकी वैलिडिटी चेक की, फ्लॉ है। अब हमें ऐसा ही ऑप्शन जो है नीचे भी ढूंढना है। तो वो बोल रहा है, सो इफ अ पर्सन हियर्स एनी एनिमल bark, दैट पर्सन कैन सेफली कंक्लूड दैट द एनिमल इज अ डॉग। आई होप आपको ये समझ में आया। ऑप्शन डी देखते हैं, all debt that should be avoided is high interest debt, because D is the right answer। मैं आपको बता रहा हूं, all debt that should be avoided is high interest debt। ठीक है, डेट जो हमको अवॉइड करना होता है वो डेट कौन सा होता है? इट इज हाई इंटरेस्ट डेट। फिर आगे बोल रहा है, बिकॉज ऑल हाई इंटरेस्ट डेट शुड बी अवॉइडेड। जो हाई इंटरेस्ट डेट है उसको अवॉइड करना होता है। तो सेम सर्कुलर रीजनिंग यहाँ पे फॉलो फॉर्म हो रही है। डेट दैट शुड बी अवॉइडेड मस्ट बी हाई इंटरेस्ट डेट, सो दैट इज योर आंसर। अब देखते हैं बाकी ऑप्शंस। व्हाई नॉट ए? हाई इंटरेस्ट डेट शुड समटाइम्स बी अवॉइडेड। अब देखो, ऑल डॉग्स bark मतलब एवरी टाइम इट हैपेंस। ऐसा थोड़ा है कि समटाइम्स इट हैपेंस। ऐसा नहीं बोला ना कि some dogs bark, some dogs don't bark. So high interest debt should sometimes be avoided. ये sometimes की वजह से मैं इसको अपना आंसर नहीं मान सकता। बी बोल रहा है, all high interest debt should be avoided, debt that is not high interest। अब देखो, उसे बोला all dogs bark, as a result any animal that barks is a dog। ठीक है, so dogs bark करते हैं, and जो bark करता है वो dog होता है। all high interest debt should be avoided। फिर उसके बाद डेट दैट शुड बी अवॉइडेड मस्ट बी हाई इंटरेस्ट होना चाहिए था, लेकिन ये बोल रहा है डेट दैट इज नॉट हाई इंटरेस्ट। अभी एक तीसरी चीज आ गई, डेट दैट इज नॉट हाई इंटरेस्ट। वहां पे ऐसा थोड़ा बोला है डॉग्स दैट डोंट बार्क, क्योंकि वो तो बोल रहा है ऑल डॉग्स बार्क। सो डेट दैट इज नॉट हाई इंटरेस्ट, ये कहां से आ गया? सो आपको जब स्ट्रक्चर देखना है तो साथ साथ ये भी देखना है कि वहां पर जो एलिमेंट्स है वो भी उतने ही होने चाहिए जितने आपके पास ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट में। सो ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट में यू जस्ट हैड टू एलिमेंट्स, ऑप्शन बी में यू जस्ट हैड टू एलिमेंट्स, लेकिन ऑप्शन बी, डेट दैट शुड बी अवॉइडेड मस्ट बी हाई इंटरेस्ट डेट, एंड डेट दैट इज नॉट हाई इंटरेस्ट, ये एक तीसरा एलिमेंट भी आ गया। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी योर आंसर। C, only high interest debt is a debt that should be avoided. Debt that is not high interest. Again, debt that is not high interest, एक नया एलिमेंट आपके पास यहाँ पे आ गया, इसीलिए ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा। आई होप आपको ये समझ में आया। द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन वुड बी ऑप्शन डी, डेल्टा। ठीक है, सो दिस वाज पैरेलल रीजनिंग। अब हम लोग बात करते हैं बोल्ड फेस आर्ग्यूमेंट्स की। अब देखिए, बोल्ड फेस आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली रिमेंबर, मैंने आपको क्लास 1 में बताया था कि आर्ग्यूमेंट जो है वो ऑथर का पोजीशन होता है। ठीक है,
आर्ग्यूमेंट इज ऑथर्स पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। एंड इस आर्ग्यूमेंट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। मेन आइडिया इज कंपोनेंट वन, मेन आइडिया बोल दो या फिर ओपिनियन बोल दो, ठीक है। इसके अलावा देर आर सम प्रेमाइसेस, premises के अलावा there are some counter premises and there are some additional premises। so ये चार components जो थे वो हमने पढ़े थे in class 1। अब इन्हीं चार components को हमें यहाँ पे यूज करना है। होगा क्या, you will be given an argument and उस argument के कोई दो parts जो हैं आपको बोल्ड में करके दिए जाएंगे। आपको इन दोनों पार्ट्स का करेक्ट रोल इन द एंटायर आर्ग्यूमेंट आइडेंटिफाई करना है। दिस इज व्हाट बोल्ड फेज आर्ग्यूमेंट क्वेश्चंस वांट यू टू डू, ठीक है। आपको इन दोनों का रोल आइडेंटिफाई करना है, इसका रोल आइडेंटिफाई करना है एंड इसका रोल आइडेंटिफाई करना है। सो रोल आइडेंटिफाई करने के लिए मतलब या तो ये कंक्लूजन हो सकता है, ये प्रीमाइस हो सकता है, या फिर ये प्रीमाइस हो सकता है, ये कंक्लूजन हो सकता है, या फिर ये दोनों इंडिपेंडेंट प्रीमाइसेस हो सकती है किसी कंक्लूजन के लिए, या फिर दिस कैन बी अ पोजीशन जिसको ये निगेट कर रही है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले वी नीड टू आइडेंटिफाई कंक्लूजन। हमें कंक्लूजन को आइडेंटिफाई करना है कि भाई उस पूरे आर्ग्यूमेंट का कंक्लूजन क्या है। हम बिगिन करेंगे कि उस आर्ग्यूमेंट में कितनी पार्टीज है। पार्टीज टू आर्ग्यूमेंट मतलब कौन कौन सी पार्टीज अपनी अपनी बात रख रही है वहां पे, ठीक है। फिर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ओवरऑल कंक्लूजन इस आर्ग्यूमेंट का क्या है। फिर हम लोग ये देखेंगे कि ये जो दो बोल्ड फेस स्टेटमेंट्स हैं ये आर्ग्यूमेंट में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। मतलब हमें अभी ऑप्शन पे नहीं जाना, बस हमें अपने आप आइडेंटिफाई करना है कि अच्छा ये कंक्लूजन को सपोर्ट ही कर रहा है, या फिर ये खुद कंक्लूजन है, या फिर ये कंक्लूजन को वीकन कर रहा है। हम अपने आप आइडेंटिफाई करेंगे एंड जो हमने आइडेंटिफाई किया समथिंग सिमिलर वी हैव टू लुक फॉर इन द ऑप्शंस। कुछ इसी तरीके की चीज हमें ऑप्शंस पे देखनी है एंड वी हैव टू यूज एलिमिनेशन। एलिमिनेशन यूज करेंगे। सो मैं आपको एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूं। फिलहाल के लिए हम लोग ऑप्शंस पे नहीं जाएंगे, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि उस आर्ग्यूमेंट में कितनी पार्टीज हैं, कितने लोग बात कर रहे हैं। देयर मे बी सम ऑब्जेक्ट्स जिनको डिस्कस किया जा रहा है बट कितने लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग वो देखेंगे। फिर उस आर्ग्यूमेंट का कंक्लूजन आइडेंटिफाई करेंगे, फिर एलिमिनेशन यूज करेंगे ऑप्शंस पे जाके, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड। ये आपके सामने एक आर्ग्यूमेंट है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। अभी ऑप्शंस को एक बार छोड़ दीजिएगा, यू डोंट नीड टू लुक एट द ऑप्शंस, जस्ट स्टे विथ मी ऑन द आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट पे रहिए मेरे साथ। ये क्या बोल रहा है, देखो पहली पार्टी तो ये, क्योंकि ये पूरा आर्ग्यूमेंट ही सिटी ऑफिशियल का है ना, तो इनफैक्ट ये ऑथर है यहाँ पे, क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट हमें देता है वो ऑथर होता है, ठीक है। सो सिटी ऑफिशियल क्या बोल रहा है, at city hospital uninsured patients tend to have shorter stays and fewer procedures performed than do uninsured patients। so city official कह रहा है कि सिटी हॉस्पिटल में अनइंश्योर्ड पेशेंट्स का स्टे छोटा होता है, उनके ऊपर जो प्रोसीजर्स परफॉर्म होते हैं वो कम होते हैं एज कंपेयर टू अनइंश्योर्ड पेशेंट्स। अब ये कोई पार्टीज नहीं है, इनको डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। सो सिटी हॉस्पिटल में अनइंश्योर्ड पेशेंट्स का स्टे एंड प्रोसीजर्स कम होते हैं एज कंपेयर टू इंश्योर्ड पेशेंट्स, इवन दो इंश्योर्ड पेशेंट्स ऑन एवरेज हैव स्लाइटली लेस सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम्स। कि इंश्योर्ड पेशेंट्स की मेडिकल प्रॉब्लम्स सीरियस नहीं भी होती है तो भी उनके ऊपर प्रोसीजर्स ज्यादा परफॉर्म होते हैं, उनका स्टे लेंदी होता है। आगे उसने बोला क्रिटिक्स ऑफ द हॉस्पिटल हैव कंक्लूडेड। अब देखो ये एक और पार्टी है, सो दिस इज पार्टी नंबर 1, दिस इज पार्टी नंबर 2। ये दोनों पार्टीज आपस में बात कर रही है। सिटी ऑफिशियल क्रिटिक्स का आर्ग्यूमेंट यहाँ पे रख रहा है, वो बोल रहा है कि अनइंश्योर्ड पेशेंट्स का स्टे कम होता है, उनके ऊपर प्रोसीजर्स कम परफॉर्म होते हैं एज कंपेयर टू इंश्योर्ड पेशेंट्स, इवन दो इंश्योर्ड पेशेंट्स जो है उनकी बीमारी थोड़ी सी कम सीरियस होती है। तो इसी चीज को देख के क्रिटिक्स have concluded that uninsured patients are not receiving proper medical care। uninsured patients को proper medical care नहीं मिल रही है, ऐसा critics का कहना है, ठीक है। फिर however बोल के सिटी ऑफिशियल कंक्लूड करता है however this conclusion is almost certainly false।
ये जो कंक्लूजन है इट इज फॉल्स। क्यों? केयरफुल इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि जो इंश्योर्ड पेशेंट्स हैं वो जानबूझ के ज्यादा स्टे करते हैं, जानबूझ के ज्यादा प्रोसीजर्स परफॉर्म करवाते हैं इवन दो दे आर नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो देखो यहां पे सिटी ऑफिशियल ने क्या किया सबसे पहले। अच्छा, सिटी ऑफिशियल के आर्ग्यूमेंट का कंक्लूजन क्या है कि अनइंश्योर्ड पे ये जो क्लेम है कि अनइंश्योर्ड पेशेंट्स को प्रॉपर केयर नहीं मिल रही है, ये क्लेम गलत है। दिस इज व्हाट सिटी ऑफिशियल क्लेम्स। तो सिटी ऑफिशियल ने क्या किया, एक क्रिटिक की बात अपने आर्ग्यूमेंट में रखी एंड आगे जाके उसको काउंटर कर दिया। तो उसने बताया कि अनइंश्योर्ड पेशेंट का जो स्टे है वो छोटा होता है, मेडिकल प्रोसीजर्स कम परफॉर्म होते हैं एज कंपेयर टू इंश्योर्ड पेशेंट्स। इसीलिए क्रिटिक्स कह रहे हैं कि अनइंश्योर्ड पेशेंट्स को प्रॉपर केयर नहीं मिल रही है, अनइंश्योर्ड पेशेंट्स को प्रॉपर केयर नहीं मिल रही है। फिर सिटी ऑफिशियल ने हाउएवर लगा के फिर बोला कि दिस कंक्लूजन इज ऑलमोस्ट सर्टेनली फॉल्स। ये कंक्लूजन जो है इट इज फॉल्स, क्योंकि अनइंश्योर्ड पेशेंट्स सॉरी इंश्योर्ड पेशेंट्स जो हैं वो ज्यादा रुकते हैं, ज्यादा प्रोसीजर्स परफॉर्म करवाते हैं, जरूरत नहीं होती है तो भी। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि ये दो स्टेटमेंट्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 क्लियरली यहां पे बता रहा है क्रिटिक्स ऑफ द हॉस्पिटल हैव कंक्लूडेड, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ये वाला, ये क्या है, कंक्लूजन है किसका, क्रिटिक्स का। एंड स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करें तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो है ये वाला, ये किसका कंक्लूजन है, सिटी ऑफिशियल का कंक्लूजन है ये। आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है, सो देखो अब ऑप्शन देखते हैं। द फर्स्ट इज यूज्ड टू सपोर्ट द कंक्लूजन ऑफ सिटी ऑफिशियल्स आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट वाला, अगर मैं बोल रहा हूं फर्स्ट इज यूज्ड टू सपोर्ट, सपोर्ट कौन करता है, प्रीमाइस। लेकिन क्या फर्स्ट वाला प्रीमाइस है क्या, नहीं, इट इज पोजीशन ऑफ क्रिटिक्स जिसको आगे जाके ऑथर रिजेक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट वाला प्रीमाइस नहीं है, तो इसको एलिमिनेट कर दो, क्योंकि आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जिसके अंदर फर्स्ट एंड सेकंड जो दोनों के जो रोल्स है वो करेक्टली डिस्क्राइब्ड हो। तो ये तो गलत हो गया। सेकंड, द फर्स्ट वाज यूज्ड टू सपोर्ट द कंक्लूजन ड्रॉन बाय हॉस्पिटल क्रिटिक्स। अब देखो ये आपको क्लोज लग सकता है, लेकिन अगेन फर्स्ट वाज यूज्ड टू सपोर्ट, सपोर्ट कौन करता है, प्रीमाइस। तो क्या मैं ये बोलूं कि फर्स्ट वाला हॉस्पिटल क्रिटिक्स की पोजीशन का प्रीमाइस है, या फिर हॉस्पिटल क्रिटिक्स का पोजीशन है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वहां पे लिखा हुआ है क्रिटिक्स ऑफ द हॉस्पिटल हैव कंक्लूडेड, यानी कि ये जो भी आएगा वो कंक्लूजन होने वाला है, यानी कि क्रिटिक्स का पोजीशन है, ना कि प्रीमाइस फॉर क्रिटिक्स पोजीशन। ठीक है, इसलिए ये भी गलत हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट, द फर्स्ट वाज यूज्ड टू सपोर्ट द कंक्लूजन ड्रॉन बाय हॉस्पिटल क्रिटिक्स। अगेन इस जैसा ही है, ये भी गलत हो गया, बिकॉज फर्स्ट वाला प्रीमाइस नहीं है, इट इज पोजीशन ऑफ क्रिटिक्स। एंड लास्ट वाला, द फर्स्ट स्टेट्स द पोजीशन दैट सिटी ऑफिशियल्स आर्ग्यूमेंट अपोजेस। सही बात है, सिटी ऑफिशियल का जो आर्ग्यूमेंट है क्या, दिस कंक्लूजन इज ऑलमोस्ट सर्टेनली फॉल्स, तो वो इसको अपोज ही कर रहा है। तो ये फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। द फर्स्ट स्टेट्स द पोजीशन दैट सिटी ऑफिशियल्स आर्ग्यूमेंट अपोजेस। द सेकंड स्टेट्स द कंक्लूजन ऑफ सिटी ऑफिशियल्स आर्ग्यूमेंट। सेकंड जो है सिटी ऑफिशियल के आर्ग्यूमेंट का कंक्लूजन है, दिस कंक्लूजन इज ऑलमोस्ट सर्टेनली फॉल्स। तो द करेक्ट आंसर इज डेल्टा। आई होप आपको ये समझ में आया। सो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई कितनी पार्टीज है, यू नीड टू आइडेंटिफाई द कंक्लूजन। ये जो दो स्टेटमेंट्स बोल्ड में आपको दे रखे होंगे ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं, वो रोल आप अपने आप आइडेंटिफाई करेंगे। एंड ऐसी ही कुछ चीज आप ऑप्शंस में भी देखेंगे, जहां पे भी आपको वो दिखाई देता है आप उसको आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया and you enjoyed this session as much as I did. And ऐसे ही सेशंस के लिए और ज्यादा सेशंस के लिए you can hit the like button and subscribe to our channel because हम लोग ऐसे वीडियोस और लेके आते रहेंगे आप लोगों के लिए. And thank you all for your time today. You all have a wonderful day ahead. Thank you.